Hello, dear student. Welcome to ABC Abbas Biology classes. Today we will talk about the most important questions of digestion and absorption. चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है कॉलम वन को कॉलम सेकंड के साथ। कॉलम वन में हमें दे रखी है सैलिवरी ग्लैंड, ए पैरोटिड, बी सबमैक्सिबुलरी, सबमैंडिबुलर, सी सबलिंगुअल। मैच करना है इनकी लोकेशन के साथ। पहली लोकेशन दी है ब्लो टंग, दूसरी लोकेशन दी है लोअर जॉ, तीसरी लोकेशन दी है आपको चीक। लेट्स मैच देम। पैरोटिड आपकी पाई जाएगी चीक में, सब मैक्सिलरी पाई जाएगी लोअर जॉ में, एंड सबलिंगुअल पाई जाएगी ब्लो टंग। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें दिया ए थर्ड, बी सेकंड एंड सी फर्स्ट। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर एस ट्रू स्टमक इन रूमिनेंट। इनमें से कौन सा ट्रू स्टमक होता है रूमिनेंट्स में? पहला ऑप्शन दिया है रूमेन, दूसरा ऑप्शन दिया है रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम, चौथा एपोमेसम। इनमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4, दैट इज एपोमेसम। एपोमेसम क्यों होता है? क्योंकि यही जो है आपका जो स्टमक का पार्ट है वो आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, प्लस एंजाइम सिक्रीट करता है। एपोमेसम ही वो पार्ट है स्टमक का जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। इसीलिए एपोमेसम को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ ट्रू स्टमक इन रूमिनेंट। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4, एपोमेसम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है ओब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन। ओब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन दे रखा है स्टमक, ड्यूडेनम, कोलोन, ऑल ऑफ दीज। स्टमक में है, ड्यूडेनम में है, कोलोन में है, ऑल ऑफ दीज में है। करेक्ट आंसर है आपका स्टमक। ओब्लिक मस्कुलर लेयर आपकी स्टमक में मिलती है जो कि इनर मिलेगी, इनर टू सर्कुलर लेयर। जो सर्कुलर लेयर होती है इसके इनर में आपको ओब्लिक मसल लेयर मिलेगी। इसका काम होता है बोलस को काइम में कन्वर्ट कराना। जो काइम फॉर्मेशन होता है उसको बनाने में ओब्लिक मसल लेयर आपकी हेल्प करती है। तो ओब्लिक मसल लेयर कहाँ मिलेगी? स्टमक में। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। Let's move on to next question, that is question number 4. Thecodont teeth are present in। Thecodont teeth present होते हैं ए स्फेनोडॉन, बी क्रोकोडाइल, सी मैमल, डी स्कॉलिडन। ऑप्शन दे रखे हैं 1 सी ओनली, 2 बी एंड सी ओनली, थर्ड ए बी सी, फोर्थ ए बी सी डी। तो इन ऑप्शन को देख लेते हैं। थीकोडॉन टीथ क्या होते हैं? वो टीथ होते हैं बेटा जो कि आपके गम या जॉ सॉकेट्स में मिले, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं थीकोडॉन टीथ। और ये सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं क्रोकोडाइल, मैमल और डायनासोर्स में। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी। स्फेनोडॉन और स्कॉलिडॉन में आपके टीथ मिलेंगे एक्रोडॉन टाइप टीथ मिलते हैं जो कि सरफेस पे अटैच होते हैं, नॉट इनसाइड द जो सॉकेट। स्फेनोडॉन स्कॉलिडॉन में आपको एक्रोडॉन मिलते हैं और क्रोकोडाइल मैमल में आपको थीकोडॉन मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 2। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिसिस्टाइटिस रिफर टू, टाइटिस टिस आ रहा है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। कोलिसिस्टाइटिस किसको रिफर करता है? कहाँ की ये बीमारी है? क्या गॉल ब्लैडर? ऑप्शन 1, 2 स्टमक, 3 स्प्लीन, 4 लंग्स। कोलिसिस्टाइटिस रिफर करता है किसके साथ? करेक्ट आंसर है गॉल ब्लैडर। कोलिसिस्टाइटिस क्या है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जब आपका इन्फ्लेम कर जाता है तब हम कहते हैं कि क्या हो गया है? कोलिसिस्टाइटिस हो गया है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ स्टकिंग ऑफ गॉल स्टोन। अगर आपके गॉल स्टोन जमा हो चुके हैं गॉल ब्लैडर में तो आपको कोलिसिस्टाइटिस होने का खतरा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 1, गॉल ब्लैडर। The next question is question number 6, and this asking the type of cell present in gastric glands which secrete intrinsic factor। कौन से सेल होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन है पैप्टिक सेल 1, 2 चीफ सेल, 3 पैराइटल सेल, 4 बोथ 1 and 2।
पेप्टिक सेल और पैराइटल सेल सेम है, सिनोनिम है, एक ही सेल के दो नाम है, ठीक। तो ये सेम है और ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम। क्या एंजाइम? पेप्सिनोजेन प्लस प्रोरेनिन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 1 एंड 2। पैराइटल सेल ही आपके सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज आल्सो नोन एज कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड इट हेल्प इन absorption of vitamin B12, and this B12 help in production of RBC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पैराइटल सेल। जो सेल प्रेजेंट होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो सिक्रीट करेंगे कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को, आंसर हो गया आपका पैराइटल सेल, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस आर। इन चार ऑप्शन में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। कौन से मेन एंजाइम आपके गैस्ट्रिक जूस में मिलेंगे? ऑप्शन 1 ट्रिप्सिन पेप्सिन लाइपेज, ऑप्शन 2 पेप्सिन अमाइलेज ट्रिप्सिन, ऑप्शन 3 पेप्सिन रेनिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन। इनमें से कौन से आपको एंजाइम मिलेंगे गैस्ट्रिक जूस में? करेक्ट आंसर है 4, पेप्सिन मिलता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में लाइपेज मिलता है और रेनिन मिलता है। ऑप्शन 1 क्यों गलत है? बिकॉज ट्रिप्सिन आपका सिक्रीट होता है बाय द पैंक्रियाटिक जूस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजिन, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। दूसरे में भी ऑप्शन में ट्रिप्सिन दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। दूसरे में पेप्सिन है, मिलता है स्टमक में, रेनिन मिलता है स्टमक में, मगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी आपका गलत है क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस से ही आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गैस्ट्रिक जूस के अगर एंजाइम की बात करी जाए? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। Let's move on to next question. The digestion of which food component is affected if pancreas is removed? कौन से फूड कंपोनेंट का डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा अगर पैंक्रियास को रिमूव कर दिया जाएगा? क्या वो कार्बोहाइड्रेट का होगा, प्रोटीन का होगा, फैट का होगा, या सबका होगा? ठीक, ऑप्शन 1 इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 इज प्रोटीन, ऑप्शन 3 इज फैट, ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ दीज। इनमें से किनका डाइजेशन इफेक्ट होगा? पैंक्रियास से सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें आपके एंजाइम्स होते हैं फॉर द कार्बोहाइड्रेशन, जिसमें आपके एंजाइम होते हैं फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, जिसमें आपके एंजाइम होते हैं फॉर द फैट डाइजेशन। तो सबके डाइजेशन के लिए तो एंजाइम है इसके पास। अगर इसको रिमूव कर दोगे तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इफेक्ट होगा, प्रोटीन का डाइजेशन इफेक्ट होगा, फैट का डाइजेशन इफेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तो 8th का हमारा आंसर होगा करेक्ट ऑल ऑफ दीज। Next question is, one of the following ion is used for activation of tylen। इन चार ऑप्शन में से, इन चार आयन में से एक आयन ऐसा है जिसकी जरूरत पड़ती है टाइलिन को एक्टिवेट करने में, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन सोडियम आयन, दूसरा पोटेशियम आयन, तीसरा क्लोराइड आयन, चौथा नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है क्लोराइड आयन। टाइलिन जो है ये आपका सलाइवा से सिक्रीट होता है, इसका दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इसको एक्टिवेट करा जाता है in the mouth by the action or by the help of chloride ion at a pH of 6.8। 6.8 pH में आपका टाइलिन एक्टिवेट हो जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो 30% जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपका माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ Tylen that is activated by chloride ion। I hope this is clear to you। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? 3। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिले आर विदाउट टेस्ट बर्ड्स। इनमें से कौन सा पेपिले जो होता है ह्यूमंस में टेस्ट बर्ड्स के बिना होता है? देखिए पेपिले क्या है, जबान में कुछ प्रोट्रूजन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। आपकी जबान में कुछ प्रोट्रूजन होंगे और उनके अंदर पाए जाएंगे टेस्ट बर्ड्स, इनको हम लोग बोलते हैं पेपिले। तो 3 तरीके के पेपिले ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेपिले है जिसमें टेस्ट बर्ड्स ही नहीं होते? तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। ऑप्शन 1 इज
वैलिड, ऑप्शन 2 फंजीफॉर्म, ऑप्शन 3 फ्यूजिफॉर्म, ऑप्शन 4 फिलीफॉर्म। देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4 फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिले जो होता है इसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, हालांकि फंजीफॉर्म और वैलिड में होते हैं और फ्यूजिफॉर्म ह्यूमंस में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा का एलिमेंट्री कैनाल में। म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, और वो कुछ मॉडिफाई होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है। ऑप्शन देख ले रहे हैं, विलाई, माइक्रोविलाई, रुगे, ऑल ऑफ दीज। क्या विलाई बनाती है मुकोसा? हाँ जी बनाती है मॉडिफाई होके। माइक्रोविलाई बनाती है? हाँ जी बनाती है। रुगे बनाती है? हाँ जी बनाती है। तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। विलाई माइक्रोविलाई आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगे और रुगे आपको मिल जाएगा स्टमक में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, 11 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन मे कॉज। अगर किसी को लंबे वक्त तक कॉन्स्टिपेशन है यानी कि डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन में ऑप्शन 1 दे रखा है हेमोरॉइड्स, ऑप्शन 2 अल्सर, ऑप्शन 3 कोलेरा, ऑप्शन 4 डिसेंट्री। करेक्ट आंसर होगा आपका हेमोरॉइड्स। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन से दिक्कत ये आती है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपके रप्चर हो जाते हैं। ब्लड वेसल रप्चर होंगे तो ब्लड फ्लो होगा और उस कंडीशन को तो हम लोग बोलते हैं पाइल्स। ठीक है, पाइल्स। तो पाइल्स और हेमोरॉइड्स एक ही बात है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका हेमोरॉइड्स। अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है तो हेमोरॉइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वेरिकोज वेन है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लें। जो वेरिकोज वेन है वो आपकी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है और हम इसको कहते हैं आपका हेमोरॉइड्स। और दूसरे उसमें लैंग्वेज में कहा जाता है इसको पाइल्स। दूसरा नाम है हेमोरॉइड्स का पाइल्स। तो प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन में कॉज, करेक्ट आंसर इज 1 हेमोरॉइड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the blood capillaries of intestinal villi cannot absorb। जो ब्लड कैपिलरीज हैं इंटेस्टाइनल विलाई की वो क्या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 सॉल्ट, ऑप्शन 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड, ऑप्शन 4 अमाइनो एसिड। करेक्ट आंसर इज फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इंटेस्टाइनल विलाई की वो आपकी फैटी एसिड और ग्लिसराइड को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, बिकॉज ये कैसा होता है, इन सॉल्युबल होता है। ये सॉल्युबल नहीं होता तो इसको कैसे फिर एब्सॉर्ब कराया जाता है, पहले इसको बदला जाता है किसमें, काइलो माइक्रोन्स में। काइलो माइक्रोन्स में बदलने के बाद इसको पहुंचा दिया जाता है लिम्फेटिक वेसल में, जिसका नाम है लैक्टियल्स। और लैक्टियल से फिर ये चला जाएगा आपका ब्लड कैपिलरीज में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन 3, फैटी एसिड और ग्लिसराइड आपके इंटेस्टाइनल वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में अब्सॉर्ब नहीं होते, बिकॉज वो इनसॉल्युबल होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स में बदला जाता है, फिर इनको लिम्फेटिक वेसल में डाला जाता है, वहां से ही फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर हुन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। कौन सा सेल होता है क्रिप्स ऑफ लिवर हुन का जो कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा अर्जेंटिफाइन सेल, दूसरा ऑप्शन पेनिस सेल, तीसरा ऑप्शन जाइमोजन सेल एंड चौथा ऑप्शन आपका कफर सेल। अर्जेंटिफाइन सेल नहीं होगा बिकॉज इट सिक्रीट हार्मोन। पेनिस सेल आपका होगा बिकॉज इट सिक्रीट लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, है ना। जाइमोजन सेल भी नहीं होगा बिकॉज इट सिक्रीट एंजाइम्स। ठीक है, कफर सेल नहीं होगा बिकॉज इट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, ये आपका लिवर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका पेनिस सेल, ऑप्शन 2। Now next question is,
A baby boy aged 2 years is admitted to play school, passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth, which teeth were absent. एक बेबी बॉय है जिसकी उम्र 2 साल है, उसको प्ले स्कूल में एडमिट करा गया, उसका डेंटल चेकअप हुआ और बच्चे में 20 दांत निकले, तो कौन से दांत एब्सेंट है? बेबी बॉय का डेंटल फॉर्मूला होगा 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। देखिए ICPM, तो जीरो कहाँ पर आ रहा है? पी पे आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रीमोलर। बहुत तेजी से बता दिया मैंने आपको। तो बेबी बॉय में आपके प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, इंसीजर प्रेजेंट होंगे, कैनाइन प्रेजेंट होंगे, प्रीमोलर एब्सेंट होंगे, मोलर प्रेजेंट होंगे। तो 15 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, प्री मोलर। क्वेश्चन नंबर 16 का हम देख ले रहे हैं, which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice? कौन सा ऑप्शन है जो कि पैंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन को बेस्ट बता रहा है कि यही कंपोजिशन होती है? पहला है अमाइलेज पेप्टाइडिस ट्रिप्सिनोजिन रेनिन, दूसरा ऑप्शन है अमाइलेज पेप्सिन ट्रिप्सिनोजिन माल्टेज, तीसरा ऑप्शन है पेप्टाइडिस अमाइलेज पेप्सिन रेनिन, चौथा ऑप्शन है लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिनोजिन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडिस। करेक्ट आंसर है आपका 4, फोर्थ ही आपका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं ऊपर वाले क्यों नहीं है। अमाइलेज सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज के फॉर्म में, पेप्टाइडेज भी होगा, ट्रिप्सिनोजिन भी होगा, मगर रेनिन नहीं होगा। रेनिन आपका स्टमक करता है, इस वजह से पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन नहीं है। अमाइलेज सिक्रीट होगा, पेप्सिन सिक्रीट होगा, ट्रिप्सिनोजिन सिक्रीट होगा पैंक्रियाटिक में, मगर माल्टेज नहीं होगा। माल्टाज आपका इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होता है। अगेन यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में रेनिन दे रखा है, तो ये 3 गलत हो गए। लाइपेज सिक्रीट होगा, अमाइलेज सिक्रीट होगा, आपका मिल जाएगा पैंक्रियाटिक जूस में, लाइपेज मिलेगा, अमाइलेज मिलेगा, ट्रिप्सिनोजिन मिलेगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 4। Let's move on to next question. One of the following is needed for the conversion of trypsinogen into trypsin. इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए? पहला ऑप्शन HCl, दूसरा ऑप्शन एंटेरोकाइनेज, तीसरा ऑप्शन अमाइलेज, चौथा ऑप्शन साइनेज। करेक्ट आंसर इज एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज आपका सिक्रीट होता है इनटू द ड्यूडेनम। वो क्या काम करता है? पैंक्रियाटिक जूस से जो ट्रिप्सिनोजिन आ रहा होता है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ट्रिप्सिन में। तो करेक्ट आंसर इज एंटेरोकाइनेज। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 का। एंटेरोकाइनेज का काम है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दे, बाकी के जो पेप्टाइड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनको ट्रिप्सिन कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। इन एम्प्टी स्टमक म्यूकोसल फोल्ड अपीयर। एम्प्टी स्टमक में म्यूकोसल फोल्ड अपीयर होते हैं, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शन 1 फेब्यूल्स, ऑप्शन 2 विलाय, ऑप्शन 3 रुगे, ऑप्शन 4 नन। फेब्यूल्स नहीं है, विलाय आपके इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, रुगे इज करेक्ट आंसर। इनको गैस्ट्रिक रुगे भी बोला जाता है क्योंकि ये स्टमक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा रुगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following carries glucose from digestive tract to liver? इनमें से कौन सी है जो कैरी करती है ग्लूकोज को फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिवर तक ग्लूकोज को कौन कैरी करके लेके जाता है? ऑप्शन 1 हिपैटिक आर्टरी, दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा हिपोटिक पोर्टल वेन, चौथा रीनल पोर्टल वेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। हिपैटिक पोर्टल वेन ही होती है जो कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों को कैरी करके कहाँ लेके जाती है? लिवर के पास। तो करेक्ट आंसर इज हिपैटिक पोर्टल वेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो गया 3. Now we will move on to our last question, that is question number 20. A decrease in which of the following would be expected in a child exhibiting a congenital absence of enterokinase? अगर किसी बच्चे में जन्मजात या पैदाइशी एंटेरोकाइनेज की कमी है तो इन 4 ऑप्शन में से किसमें डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, किसमें कमी देखने को मिलेगी? ऑप्शन 1 दे रखा है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 लिख गया है, ऑप्शन 2 दे रखा है आपका बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 3 है आपका गैस्ट्रिक पीएच, ऑप्शन 4 है प्रोटीन डाइजेशन। देखिए एंटेरोकाइनेज का काम है ट्रिप्सिनोजिन को किस में कन्वर्ट करना? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। और ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और एंटेरोकाइनेज नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजिन आपका ट्रिप्सिन में बदलेगा नहीं, और ट्रिप्सिन में नहीं बदलेगा तो प्रोटीन डाइजेशन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ओके, थैंक यू, टेक केयर।